नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। शुरू करते हैं 3 नवंबर के सवाल से। अपने सवाल था 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनाया है। तो इसमें 4 विकल्प है: 75वीं वर्षगांठ, 100 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष पर। इसमें सही विकल्प है 100 वर्ष पर। इस दिन जो कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी, इसलिए ये 1 अक्टूबर 2025 को आयोग ने अपने 100वें वर्ष का प्रारंभ मनाया। इस दिन प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जो कि यूपीएससी के 70वें वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया इन्होंने। आज का सवाल, वर्ल्ड जेलीफिश डे किस तारीख को मनाया जाता है। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। पहला है 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, 5 दिसंबर को या 1 अक्टूबर को। इसमें सही विकल्प है 3 नवंबर को। यह दिन जो कि समुद्र में रहने वाले जेलीफिश जैली मछलियों की अद्भुत दुनिया, जो कि उनकी भूमिका और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में उनके महत्व को समझने के लिए होती है। ये समुद्री पारिस्थितिकी में जो कि जेलीफिश की भूमिका और महासागरों की सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और यह समुद्री संरक्षण और जलवायु संकेतक प्रजाति के रूप में जो कि जेलीफिश के महत्व को रेखांकित करता है। ये इसके कुछ उद्देश्य थे। और ये जेलीफिश जो कि करोड़ों साल से पृथ्वी पर है, यानी ये बहुत ही पुराने जीव होते हैं। देखते हैं अगला सवाल। 2025 में मालदीव एवं लक्षद्वीप के बीच समुद्री स्तर वृद्धि से जुड़ी किस स्थिति की जानकारी सामने आई थी। तो 4 विकल्प है इसमें: समुद्र तल में कमी, समुद्र तल में वृद्धि, समुद्र तल में स्थिर या पूरा समुद्र सूख गया था। तो इसमें सही विकल्प होगा आपका समुद्र तल में वृद्धि। ये जो कि 2025 की रिपोर्ट में बताया गया था कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पिछले 90 सालों में जो कि पानी का स्तर लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर बढ़ चुका था, और ये हर साल करीब 3 से 4 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही है इसमें। इसकी बात करें क्यों बढ़ रहा है, तो कारण है इसके ग्लेशियर का पिघलना हो गया, समुद्र का ताप बढ़ना और जलवायु परिवर्तन। इसके असर है जैसे कि इसी तटीय इलाकों में बाढ़ आती है, भूमि कटाव और प्रवाल भित्तियों को नुकसान। ये भारत के लिए जो कि चेतावनी, लक्षद्वीप जैसे द्वीप डूबने के खतरे में थे। अगला सवाल है 2025 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं, ने किस प्रकार के वेस्ट के लिए पहला ड्रॉप प्लेबुक जारी किया था। तो 4 विकल्प है इसमें: प्लास्टिक वेस्ट, सोलर वेस्ट, ऑटोमोबाइल बैटरी वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा नियम। इसमें सही विकल्प है दूसरा, सोलर वेस्ट। सीपीसीबी ने जो कि जून 2025 में सौर पैनल से निकलने वाले कचरे के लिए देश का पहला ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किया था। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये पुराने और टूटे फूटे सौर पैनलों का सुरक्षित भंडारण, जो कि परिवहन और रिसाइकलिंग तय करना है। वही निर्माता कंपनियों का कहना है कि वे उपयोग किए गए पैनल वापस ले, लेकिन खुले में फेंकने या जलाने पर रोक लगी थी। इससे मिट्टी और पानी दूषित हो सकते हैं। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि आने वाले सालों में क्योंकि भारत में लाखों टन वेस्ट बनने वाला है, इसलिए यह कदम अहम है। अगला सवाल है 2025 में भारत ने राष्ट्रीय खेल नीति के साथ साथ यह किस दिवस को 3 दिन के फिटनेस एवं खेल अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें: राष्ट्रीय खेल दिवस पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर, राष्ट्रीय फिटनेस दिवस पर या राष्ट्रीय खेल एवं स्वास्थ्य दिवस पर। इसमें सही विकल्प है राष्ट्रीय खेल दिवस पर। यह आयोजन जो कि फिट इंडिया मिशन के तहत आयोजित किया गया था, और इसकी थीम थी 1 घंटा खेल के मैदान में। इसके उद्देश्य की बात करें कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो ये नागरिकों को जो कि हर दिन कम से कम 60 मिनट
शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना था इसका उद्देश्य। अगला सवाल देखते हैं, 2025 में भारत सरकार ने किस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच के रूप में लॉन्च किया है, जिसे छात्रों के लिए कक्षा ऑनलाइन एवं अध्ययन सामग्री के लिए उपयोगी माना गया है। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। दीक्षा 2.0, शिक्षा प्लस, विद्या सेतु या एडुनेशन। इसमें सही विकल्प है पहला, शिक्षा 2.0। ये दीक्षा 2.0 जो कि भारत का 2025 में इसे लॉन्च किया गया था, जो कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच है ये एक, जो सभी छात्रों को एकीकृत ई लर्निंग संसाधन, एआई आधारित सुझाव और बहुभाषी सामग्री प्रदान करता है। इससे शिक्षा को समावेशी, डिजिटल और सुलभ बनाया जा सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, 2025 में भारत में कौन सा पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च हुआ, जिसे खड़ी सूरज प्रकाश पैनल तकनीक माना गया है। तो 4 विकल्प है इसमें। दिल्ली जो कि ओखला विहार मेट्रो, मुंबई में या वर्ली, हैदराबाद हैदरा मेट्रो या कोलकाता सल्टेक। इसमें सही विकल्प है पहला, दिल्ली ओखला विहार मेट्रो। ये भारत का जो कि पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर प्लांट है। इसे दिल्ली जो कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से वर्ष 2025 की शुरुआत में स्थापित किया गया था। इस परियोजना को जो कि अर्बन रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल प्रोजेक्ट 2025 का हिस्सा भी माना गया है। अगला सवाल है, 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित ई लोकमत अभियान किस क्षेत्र में सुधार के लिए थी। देखते हैं, इसमें 4 विकल्प है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए, सरकारी रिपोर्टों खुलासों की डिजिटल पेपरलेस प्रणाली के लिए, महिला उद्यमिता समर्थन के लिए या स्मार्ट सिटी डेटा प्लेटफॉर्म के लिए। तो ई लोकमत अभियान की बात करें तो इसमें से दूसरा विकल्प सही है, सरकारी रिपोर्टों के खुलासों की डिजिटल पेपरलेस प्रणाली के लिए। ये 2025 में जो कि बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव के लिए क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए जो कि सी विजिल ऐप के माध्यम से एक प्रणाली शुरू की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें वही तो ये चुनावी प्रक्रिया में जो कि जनता की भागीदारी को बढ़ाना और चुनावी उल्लंघनों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था। अगला सवाल देखते हैं, 2025 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसे शॉर्ट में इसरो बोलते हैं ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में डॉक करने का सफल अभियान किया, जिससे भारत इस उपलब्धि में किस क्रम में राष्ट्र बना। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा। इसमें सही विकल्प जाएगा आपका चौथा। भारत जो कि 2 उपग्रहों की डॉकिंग की सफल परीक्षण से यह उपलब्धि हासिल की है इसने, और इस प्रकार यह तीसरे राष्ट्र, मतलब 3 और है इसके पहले, जैसे पहले अमेरिका, रूस, चीन, इनके बाद ये चौथा बना है। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना में किस प्रमुख डेटा को शामिल करने की घोषणा की गई थी। तो 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं, धार्मिक आंकड़े, जाति संवर्ग का विस्तृत विवरण, उम्र समूह सूचना या शिक्षा स्तर के आंकड़े। तो इसमें सही विकल्प है जाति संवर्ग का विस्तृत विवरण। ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जिसे शॉर्ट में सीसीपीए बोलते हैं ने 30 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया कि भारत की अगली जनगणना में जाति संवर्ग का विवरण शामिल किया जाएगा। बात करें इस घोषणा के तहत जो कि कहा गया कि पूर्व मात्रा का उद्देश्य सामाजिक वित्तीय रूप से पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी, ईबीसीसीएस आदि के वास्तविक आंकड़ों का पता लगाना है। इसमें जनगणना की नई नीति योजना जो कि इस जनगणना के लिए प्रारंभिक चरण 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि के साथ किया गया। इस घोषणा को राजनीति एवं सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, क्योंकि यह पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी को योजनाओं, नौकरियां, शिक्षा एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बेहतर आंकड़ों के आधार पर समझने का अवसर देगा। अगला सवाल देखते हैं,
2025 में भारत की एक प्रमुख विदेश नीति घटना के रूप में किस मामले में ग्लोबल चार्म ऑफेंसिव की चर्चा हुई थी? तो 4 विकल्प है इसमें। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद भारत की वैश्विक राजनयिक पहल, चीन के साथ व्यापार समझौते के बाद हुई, रूस भारत ऊर्जा समझौते के बाद, या नेपाल भारत सीमा विवाद के बाद। तो इसमें पहला सही है, पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद भारत की वैश्विक राजनयिक पहल। इसकी बात करें, इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चार्म ऑफेंसिव का अर्थ है आसान भाषा में किसी विवाद या संकट के बाद दुनिया के प्रमुख देशों को कूटनीतिक रूप से प्रभावित करने का संगठित प्रयास। 2025 में भारत ने जो कि यह रणनीति अपनाई ताकि पाकिस्तान को दुष्प्रचार नीतियों चुनौती दी जा सके और पश्चिमी देशों जैसे कि यूएस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन हासिल किया जा सके और वहीं दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्व भूमिका को दोबारा पुनः पृष्ठ किया जा सके। आज का सवाल जो आप लोग के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के क्लीन एयर प्लान 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 विकल्प है। प्लास्टिक कचरा कम करना, जल संरक्षण बढ़ाना, PM 2.5 वायु प्रदूषण घटाना, या पेयजल आपूर्ति सुधारना। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।